हॉल के बाहर फूलों की गंध थी, गेंदा, रजनीगंधा और किसी महंगे इत्र की मिलीजुली लकीर, और भीतर से तालियों की लहरें बाहर तक धक्का दे रही थीं। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें झपकने पर भी पर्दे के पीछे चमक बनी रहती। मंच पर एक एक नाम पुकारा जा रहा था, जैसे किसी पुराने शहर में घंटाघर समय का ऐलान कर रहा हो। डॉक्टर अदिति शर्मा। नाम सुनते ही मैं अपने हाथों की हथेलियां अपने आप भींच लेता हूं। सामने अदिति, मेरी पत्नी, काली गाउन में नीले कॉलर की पट्टी के साथ ऐसे चल रही थी जैसे उसने वर्षों की थकान को एड़ी की धूल की तरह झाड़ दिया हो। उसके बाल आज बहुत करीने से बंधे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान वैसी नहीं थी जो घर में सुबह चाय लेते समय अपने आप उतर आती है। ये कैमरे वाली मुस्कान थी, उजली, पूरी, थोड़ी कठोर। मैंने तालियां बजाईं, मेरे आसपास बैठे लोगों ने भी बजाईं। हॉल में गूंज बना रही और मेरी तालियां जैसे किसी और की थीं, मेरे हाथों से उठकर वहीं रह गईं, मेरे भीतर नहीं लौटी। उसे मंच से उतरते समय कुछ लोगों ने गले लगाया, किसी ने फूलों का गुलदस्ता दिया, किसी ने मोबाइल आगे कर दिया। अदिति ने एक क्षण के लिए मेरी तरफ देखा, जैसे देखती हो कि मैं हूं। फिर उसकी दृष्टि मेरे ऊपर से ऐसे फिसली जैसे दीवार पर टंगी घड़ी पर सरसरी नजर पड़ती है। मैं वहीं बैठा रहा, अपनी कुर्सी की बाहों पर उंगलियों से निशान बनाता, किनारों पर चलते हुए। समारोह के बाद लोग बाहर लॉन में जमा थे। हंसी, मिठाई, तस्वीरें, हर चीज में एक हल्की सी हड़बड़ी थी, जैसे सबको जल्दी से खुशी इकट्ठी कर लेनी हो। मैंने अदिति को ढूंढा। वो अपनी सहेलियों के बीच थी। उसके पिता, उसके भाई, उसके कुछ सीनियर, सबने उसे घेर रखा था। मैं पास गया तो किसी ने रास्ता नहीं रोका, बस किसी ने जगह भी नहीं बनाई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसके कंधे के ऊपर से उसके चेहरे को देखता। वो बात कर रही थी, सिर हिला रही थी, हंस रही थी। उसके हंसने में आज एक छोटी सी जीत की चिंगारी थी, और उस चिंगारी में मेरा नाम कहीं नहीं था। अदिति, मैंने कहा। वह मेरे शब्दों पर ठहरी। उसकी आंखें मेरी तरफ आईं। एक क्षण बहुत साधारण सा लगा, पति पत्नी, भीड़, समारोह। पर उसके बाद वे जो बोली, उसने हवा में मिठाई की मिठास को भी फीका कर दिया। घर चलें? उसने पूछा। मेरे पास कुछ जरूरी है। अभी? मैंने कहा, क्योंकि मेरे भीतर कहीं यह उम्मीद थी कि जरूरी मतलब भविष्य की बात, घर, छुट्टी, साथ बैठकर सांस लेना। उसने सिर हिलाया। हाँ, अभी। कार में बैठते ही उसने रेडियो बंद कर दिया। शहर की सड़कें शाम के सुनहरे धुएं में धुंधली थीं। मेरी शर्ट पर किसी बच्चे ने गलती से रसगुल्ला छुआ था, मीठा, चिपचिपा, और मैं उसे उंगलियों से कुरेदता रहा, जैसे कोई दाग नहीं, कोई सबूत हो। घर पहुंचकर उसने अपने जूते बाहर ही उतार दिए, जैसे वह बहुत थकी हो, लेकिन उसके कदम थके हुए नहीं थे। वह बेडरूम में गई और अलमारी से एक फाइल निकाली। फाइल वही थी जो अक्सर हमारे घर में आती थी, कागजों की, सरकारी, भारी, और मैं उसे देखते ही अपने भीतर कुछ सिकुड़ता महसूस करने लगा। फाइल के साथ उसने एक लिफाफा भी निकाला और लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? मैंने पूछा, जबकि मेरे गले में सूखापन था और आवाज ठीक से बाहर नहीं आ रही थी। कागज, उसने बहुत सामान्य ढंग से कहा, तलाक के। उस शब्द ने कमरे में रखी हर चीज की जगह बदल दी। पलंग, पर्दे, तकिया, दीवार पर लगी हमारी शादी की तस्वीर, सब जैसे एक दूसरे से थोड़ा दूर खिसक गए। मैं लिफाफा हाथ में लेकर भी उसे खोल नहीं पा रहा था। मेरी उंगलियां एक पल के लिए सुन्न हो गईं, जैसे ठंड में हो जाती है। अदिति, मैं बस इतना ही कह पाया। मैंने सब सोच लिया है, उसने कहा, और वह मेरी तरफ नहीं देख रही थी। वह खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां पड़ोस की बिल्डिंग की बालकनी में किसी ने कपड़े टांग रखे थे। मेरे करियर की शुरुआत है, मुझे अलग जिंदगी चाहिए। अलग जिंदगी? मैं मुस्कुराया नहीं, लेकिन होंठों के किनारे हल्का सा तनाव आया। हमारी जिंदगी? उसने सांस ली। हमारी जिंदगी मेरे लिए बहुत समय से रुकावट रही है। रुकावट, ये शब्द मेरे भीतर किसी पुराने घाव पर नमक की तरह लगा। मैंने लिफाफा खोला। कागज साफ, प्रिंटेड, कानूनी भाषा में थे। पंक्तियां इस तरह लिखी थीं जैसे भावनाएं सिर्फ क्लॉज होती हैं और यादें सिर्फ दस्तखत की जगह। वजह क्या लिखी है? मैंने पूछा।
मुझे नहीं पता था कि मैं सच में जानना चाहता हूं या बस समय खींचना चाहता हूं। इनकम्पैटिबिलिटी, उसने कहा, और म्यूचुअल कंसेंट आसान रहेगा। कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। मैंने कागजों पर नजर डाली। म्यूचुअल कंसेंट के लिए दोनों के दस्तखत चाहिए होते हैं। आसान, सीधा, एकदम साफ। तुम ये आज? मैंने पूछा। आज ही क्यों? उसने मेरी तरफ देखा, पहली बार सीधे। उसकी आंखों में थकान थी और उसके पीछे एक कठोर फैसला। आज मेरा दिन है, उसने कहा। आज मैं डॉक्टर बनी हूं और आज मैं बाकी चीजों को भी ठीक करना चाहती हूं। ठीक करना, जैसे मैं कोई टेढ़ा मेढ़ा फर्नीचर था जिसे सीधा करना था, जैसे मैं कोई पुराना हिसाब था जिसे बंद करना था। मैं कुछ देर चुप रहा। कमरे की घड़ी टिक टिक कर रही थी। बाहर सड़क पर कोई हॉर्न बजा। किसी दूर के घर में टीवी चल रहा था। दुनिया वैसे ही चल रही थी जैसे मेरे भीतर कुछ टूटना, कोई खास खबर ना हो। क्या तुमने किसी से कहा? मैंने पूछा। मम्मी पापा को, उसने कहा। वे जानते हैं। वे नहीं चाहते थे, पर वे समझते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही थी। शायद इसलिए कि मुझे अचानक समझ आ गया कि जो होने वाला था वह बहुत पहले से होने लगा था, बस आज उसकी तारीख लगाई गई थी। और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने पूछा, बहुत धीरे। उसने बिना रुके कहा, आज रात तक ये साइन हो जाए और तुम शांति से अपने सामान ले लो। कोर्ट में फॉर्मेलिटी होगी। मैं चाहती हूं कि कोई हंगामा ना हो। तुम्हें भी अच्छा ही रहेगा। मुझे याद आया कि हमारे घर में अच्छा शब्द कैसे इस्तेमाल होता रहा है। चाय के साथ बिस्किट, डॉक्टर की तैयारी, किसी की सलाह, किसी की चुप्पी। अब वही शब्द तलाक के साथ जुड़ा था। मैंने मेज पर रखा पेन उठाया। पेन वही था जो मैंने किसी कॉन्फ्रेंस से लाकर दिया था और अदिति ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने कागजों को सीधा किया। मेरा नाम लिखा था, अक्षय वर्मा। नीचे खाली जगह, मेरे हस्ताक्षर की जगह। अक्षय, उसने कहा, और ये कहते समय उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। इसे पर्सनल मत बनाना, ये प्रैक्टिकल है। मैंने हंसने की कोशिश नहीं की। मैंने बस पेन को कागज पर रखा। हाथ थोड़े कांपे, पर मैंने अपना नाम लिखा। हस्ताक्षर करते समय मुझे लगा जैसे मैं किसी पुरानी किताब के आखिरी पन्ने पर अपना नाम लिखकर उसे लाइब्रेरी में वापस कर रहा हूं, जिसे पढ़ते पढ़ते मैंने कई रातें काटी थी। पर अब उसकी कहानी मेरे पास नहीं रहेगी। मैंने पेन रख दिया। अदिति ने कागज उठाए। उसने एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा। उसने बस फाइल बंद की, जैसे कोई केस फाइल बंद हो जाती है। फिर वह बेडरूम की तरफ चली गई, शायद कपड़े बदलने या फोन करने। और मैं वहीं बैठा रहा, डाइनिंग टेबल के पास, और मेरी उंगलियों के बीच वह रसगुल्ले की चिपचिपाहट अब भी थी, जो जैसे बताती थी कि मिठास भी किसी दिन चुप सकती है। रात को मैंने अपना बैग निकाला, अलमारी से कुछ कपड़े निकाले। मेरे हाथ अपने आप उन चीज़ों को छू रहे थे जो हम की थीं। एक पुराना मग जिस पर वर्ल्ड्स बेस्ट लिखा था, 2 टूथब्रश, वह छोटा सा फ्रेम जिसमें हम दोनों किसी पहाड़ी पर खड़े थे, पीछे धुंध और आगे हमारी हंसी। मैंने वो फ्रेम नहीं उठाया। मैंने उसे बस थोड़ा सा सीधा कर दिया, जैसे मैं घर छोड़ने से पहले घर को व्यवस्थित कर रहा हूं। अदिति बाहर हॉल में फोन पर थी। उसकी आवाज में वही टोन थी जो वह हॉस्पिटल में मरीजों के अटेंडेंट से बात करते समय रखती, साफ, निर्णायक, थोड़ा दूरी बनाकर। वह कह रही थी, हाँ सब हो गया, नहीं कोई समस्या नहीं, कोर्ट में बस सिग्नेचर। मैंने भीतर से दरवाजा बंद नहीं किया। मैंने सिर्फ बैग उठाया और बाहर निकल आया। सीढ़ियां उतरते समय मेरे कदम बहुत भारी नहीं थे। मैं खुद हैरान था कि मैं रो नहीं रहा। मेरी आंखें सूखी थीं, जैसे किसी ने भीतर से पानी निकाल लिया हो। नीचे गार्ड ने मुझे देखा। साहब आज जल्दी? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ थोड़ा काम है। मैं सड़क तक आया, टैक्सी रोकी। शहर के रात के बल्बों के बीच मेरी परछाई लंबी थी। टैक्सी में बैठकर मैंने पीछे मुड़कर ऊपर देखा। हमारे फ्लैट की खिड़की में हल्की रोशनी थी। अदिति वहीं होगी, अपनी डॉक्टर बनने की रात में, तलाक की फाइल के साथ। टैक्सी चली। मैं कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। दुकानों के शटर गिर रहे थे। चाय की दुकानों पर लोग हंस रहे थे।
किसी शादी के बैंड की दूर की आवाज आ रही थी और मेरे भीतर एक चीज धीरे धीरे साफ हो रही थी। मैं जिस कहानी को पकड़कर बैठा था वह कहानी अब किसी और की हो चुकी है। मैं बस उसके पन्नों पर रखा एक पुराना बुकमार्क रह गया हूं। मैंने रात एक दोस्त के घर काटी, रितेश के। वह कॉलेज का दोस्त था और उसके घर में हमेशा किसी न किसी का आना जाना रहता था। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या हुआ यार तेरी शक्ल? मैंने कहा, अदिति ने तलाक के कागज दिए। उसने एक पल के लिए कुछ कहा नहीं, फिर उसने मेरे बैग की तरफ देखा। और तू यहीं रहेगा कुछ दिन? मैंने कहा। फिर देखेंगे। तूने साइन कर दिए? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गुस्सा आया। तू पागल है क्या? 8 साल अक्षय, तूने। मैंने उसे रोक दिया। रितेश बस अभी मत बोल। वह चुप हो गया। रितेश की चुप्पी भारी थी, लेकिन उसमें दया नहीं थी। उसमें दोस्ती का वह दुख था जो किसी की बेइज्जती देखकर आता है। उसने मेरे लिए पानी रखा, फिर वह किचन में चला गया और बिना पूछे खाना निकालने लगा। ये छोटे छोटे काम थे और इन कामों में एक तरह का सम्मान था, जैसे वह मेरे टूटे हुए हिस्से को अपनी आवाज से नहीं, अपने हाथों से ढक रहा हो। उस रात मैं छत पर गया। शहर की हवा में सर्दी थी। छत पर रखे पुराने टिन के ड्रमों पर धूल जम गई थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मैं पैर फैलाकर बैठ गया। फोन निकाला। अदिति का नंबर स्क्रीन पर था। मेरी उंगली थोड़ी देर उसके नाम पर रुकी, फिर मैंने फोन लॉक कर दिया। मैंने खुद से कहा, अब नहीं। अगले दिन कोर्ट की तारीख तय हुई। म्यूचुअल कंसेंट में भी एक प्रक्रिया होती है। कुछ तारीखें, कुछ हस्ताक्षर, कुछ वेटिंग, कागजी समय। लेकिन भावनाओं का समय अक्सर कागजों से तेज चलता है। मैं ऑफिस गया, जहां मैं उस समय एक छोटे से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नौकरी कर रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट्स, ठेकेदार, सामग्री, डेडलाइन। मेरे लिए काम हमेशा एक तरह का सहारा रहा था। ईंटों की गिनती, बजट की शीट, साइट पर हेलमेट की महक, इन सब में जीवन का वह हिस्सा था जो भावनाओं से नहीं, तथ्य से चलता है। मेरे बॉस विक्रम सर ने मुझे देखा। आज बहुत चुप है अक्षय, उन्होंने कहा। मैंने कहा, घर में थोड़ी बात है। उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा, बस इतना बोले, ठीक है, जरूरत हो तो बोल देना, साइट पर मत खो जाना। मैं साइट पर गया। वहां मजदूरों के चेहरे धूप में चमक रहे थे। सीमेंट के ढेर, सरियों के बंडल। किसी ने गाना बजा रखा था धीमे स्वर में। मैं एक कोने में खड़ा होकर प्लान देख रहा था और मुझे लगा दुनिया में कुछ चीजें स्थिर हैं। दीवारें ऊपर उठती हैं, नींव नीचे जाती है, माप गलत हो तो दरार आती है। भावनाओं में कोई ऐसा स्केल नहीं होता और शायद यही वजह है कि वहां सबसे ज्यादा टूटता है। कोर्ट वाली तारीख आई। मैं समय से पहुंचा। अदिति थोड़ी देर से आई, लेकिन उसका चेहरा एकदम तैयार था। साड़ी, हल्का मेकअप, होठों पर वही कैमरे वाली मुस्कान का छोटा सा टुकड़ा। उसने मुझे देखा, सिर हिलाया, जैसे हम किसी मीटिंग में आए सहकर्मी हो। उसके साथ एक वकील थी, एक स्त्री, तेज, फाइलों में उलझी हुई। सब ठीक रहेगा, वकील ने कहा। मुझसे नहीं, अदिति से। बस फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी, ये शब्द फिर आया। हमने कोर्टरूम में बैठे बैठे कुछ सवालों के जवाब दिए। जज ने पूछा, क्या आप दोनों अपनी मर्जी से, किसी दबाव के बिना इस निर्णय पर पहुंचे? अदिति ने साफ कहा, जी। मैंने भी कहा, जी। किसी तरह की हिंसा, उत्पीड़न? जज ने पूछा। अदिति ने कहा, नहीं। मैंने कहा, नहीं। मेरे नहीं में एक और नकार छुपा था, ये कि मैंने कभी भी उसे रोका नहीं। मैंने कभी भी उसे कम नहीं समझा। मैंने कभी भी उसे मेरी वजह से नहीं बनाया। पर यह नहीं कोर्ट की भाषा में जगह नहीं पाता। काम खत्म हुआ। बाहर निकलते समय अदिति ने अचानक कहा, अक्षय। मैं रुका। उसने मेरे चेहरे को देखा, जैसे अब वह पहली बार ध्यान से देख रही हो कि मैं कैसा लग रहा हूं। तुम कहाँ रहोगे? जहां जगह मिलेगी, मैंने कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने होंठ दबाए। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, उसने कहा, जैसे ये वाक्य किसी पर्चे पर लिखा होता है और उसे बस पढ़कर सुनाना हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें मेरे खिलाफ होने की जरूरत भी नहीं थी अदिति, मैंने बहुत धीरे कहा। बस मेरे साथ होना काफी था। उसकी पलकें झपकी।
वह कुछ कहना चाहती थी पर नहीं कहा। शायद उसकी जिद ने या उसके भीतर के डर ने उसे रोक लिया। वह डर कि अगर वह एक शब्द भी नरम बोलेगी तो उसकी दुनिया डगमगा जाएगी, वही दुनिया जिसे वह इतने सालों से अपने भीतर उठाए चल रही थी। मैं वहां से चला आया। कुछ हफ्तों में मैंने अपने लिए एक किराए का कमरा ढूंढ लिया। छोटी सी जगह, एक खिड़की, एक पुराना कूलर। रितेश की छत से उतरकर अपने कमरे में आते ही मुझे पहली बार लगा कि मेरे पास अब कोई घर नहीं, बस जगह है। और जगह को घर बनने में समय लगता है। रातें लंबी थीं। कभी कभी मोबाइल उठता और उंगलियां अपने आप आदित्य का नाम ढूंढती, फिर खुद ही रुक जाती। मैं अपने भीतर एक छोटी सी सख्ती पैदा कर रहा था, जैसे कोई घायल आदमी पट्टी बांधता है, दर्द से बचने के लिए नहीं, घाव को ठीक होने देने के लिए। इसी दौरान एक दिन ऑफिस में एक ईमेल आया। एक विदेशी कंपनी की ओर से एक प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू कॉल, पोर्टलैंड। मैंने पहले कभी उस शहर के बारे में ठीक से नहीं सोचा था। बस इतना जानता था कि वह कहीं बहुत दूर है, जहां बारिश होती है और लोग अपनी बात कम शब्दों में कह देते हैं। मेरे बॉस ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये मौका है, उन्होंने कहा, तू कर सकता है। मैंने उस रात कमरे में बैठे बैठे अपना पासपोर्ट निकाला। बहुत दिनों से अलमारी में पड़ा था। उसके कवर पर धूल थी। मैंने उसे कपड़े से पोंछा, फिर खिड़की खोल दी। बाहर एक अकेला सा पेड़ था जिसकी पत्तियां रात की हवा में हिल रही थीं। मुझे लगा जैसे हवा कह रही हो, चल। मैंने आदित्य को नहीं बताया। मैंने अपने भीतर एक नियम बनाया, जो चीजें मेरे जीवन को बदलेंगी, अब मैं उन्हें बिना घोषणा के करूंगा। मैं अब किसी को अपनी उम्मीदों के बीच नहीं बैठाऊंगा, ताकि कोई उन्हें बिना देखे उठकर चला जाए। इंटरव्यू हुआ। आवाज दूसरी तरफ शांत थी। सवाल स्पष्ट थे। मेरी पढ़ाई, मेरा अनुभव, मेरी साइट मैनेजमेंट की समझ। मैंने बिना सजावट के सच बोला। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि सच बोलना कितना हल्का कर देता है, जब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बस खुद को बचा रहे होते। कुछ दिन बाद ऑफर आया। उस रात मैंने अपने कमरे में बैठकर एक छोटा सा बैग खोला। उसमें पुराने बिल, कुछ तस्वीरें, कुछ रसीदें और एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें आदित्य ने मेडिकल स्कूल के शुरुआती दिनों में एक बार मेरे लिए लिखा था, तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं डरती नहीं। ये पंक्ति पढ़ते ही मेरे भीतर कुछ फड़फड़ाया, जैसे कोई पक्षी बहुत दिनों बाद पिंजरे में पंख हिलाए। मैंने डायरी बंद की, उसे बैग के नीचे रख दिया और अपने माथे पर हथेली रखकर देर तक बैठा रहा। मैंने रोना चाहा, पर आंसू नहीं आए। सिर्फ एक धीमी सी थकान आई जो पूरे शरीर में फैल गई। अगली सुबह मैंने टिकट बुक किया, पोर्टलैंड जाने का। एयरपोर्ट जाते समय शहर की सड़कें मेरे सामने से गुजरती रहीं। चाय की वही दुकान, वही पुल, वही फ्लाईओवर, वही ट्रैफिक। मेरे भीतर एक हिस्सा कह रहा था, यही तो तुम्हारा जीवन था, और दूसरा हिस्सा कह रहा था, यही तो तुम्हारी आदत थी। फ्लाइट में बैठकर मैंने सीट बेल्ट लगाई। खिड़की के बाहर रनवे की लाइटें थीं, जैसे धरती ने आसमान तक जाने के लिए अपनी सीढ़ियां जला रखी हों। मैंने एक बार फोन निकाला। आदित्य की चैट खुली थी, पुरानी, बिखरी, कई दिनों की चुप्पी के साथ। आखिरी संदेश उसका ही था, कल कोड 11 बजे। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। नंबर नहीं मिटाया, बस भीतर से एक दरवाजा बंद किया। कुछ दरवाजे धक्का देकर नहीं, धीरे से बंद करने पड़ते हैं, ताकि उनके बंद होने की आवाज आपको खुद न तोड़ दे। फ्लाइट ने उड़ान भरी। नीचे शहर छोटा होता गया। इमारतें खिलौने जैसी लगने लगीं। सड़कें रेखाएं बन गईं और मेरे भीतर पहली बार एक खाली जगह में हवा चलने लगी। मैंने आंखें बंद की। एक क्षण के लिए आदित्य का चेहरा आया, गाउन में डॉक्टर बनते समय। फिर वही चेहरा, लिफाफा बढ़ाते हुए। दोनों चेहरों के बीच 8 साल का कोई पुल था, पर उस पुल पर अब मैं नहीं चल रहा था। मेरे कंधे की हड्डियां धीरे धीरे ढीली हुई। मैंने अपने आप से कहा, अब मैं भी अपना जीवन शुरू करूंगा, बिना किसी जश्न के, बिना किसी कागज के, बस चुपचाप। जब विमान बादलों के ऊपर पहुंचा तो सूरज अचानक साफ दिखने लगा, एक उजला शांत गोला। मैंने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, दुनिया में कुछ रोशनी ऐसी भी होती है जो किसी के हाथ से नहीं मिलती, बस मिल जाती है
जब आप चल पड़ते हैं और मेरे जीवन की अगली कहानी, जिसमें मैं खुद को फिर से बनाऊंगा, वहीं से शुरू हुई, उस आसमान के बीच जहां नीचे कोई पिछला घर नहीं दिखता और आगे कोई नया पता अभी लिखना बाकी होता है। पोर्टलैंड की हवा में नमक नहीं था, पर उसमें पानी की गंध थी, बारिश की, नदी की, गीली लकड़ी की। यहाँ सुबह धुंध से शुरू होती और शामें उसी धुंध में धीरे धीरे वापस समा जाती। मैं जिस अपार्टमेंट में रहने लगा वह एक पुराने पुल के पास था। खिड़की से ट्रेन की पटरी दिखती थी और दूर कहीं किसी फैक्ट्री की चिमनी। रात को जब ट्रेन गुजरती तो कांच हल्का सा कांपता, जैसे कोई याद दरवाजा खटखटा रही हो। बस याद, इंसान नहीं। नया काम जल्दी पकड़ में आ गया। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की दुनिया हर जगह एक जैसी होती है। डेडलाइन का दबाव, साइट की मिट्टी, सुरक्षा की मीटिंग, मजदूरों की आंखों में थकान और प्लानिंग के कागजों में उम्मीद। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ लोग कम बोलते थे, पर जो बोलते थे उसका मतलब तय होता था। कोई देखते हैं नहीं कहता था, कोई कभी नहीं कहता था। या तो हाँ होता था या नहीं। पहले महीने मैं अपने ही भीतर की भाषा से जूझता रहा। दिन भर मीटिंग्स, शाम को खाली कमरा और रात को वही पुरानी आदत, फोन उठाना, अदिति का नाम खोजना, फिर वापस रख देना। मैं धीरे धीरे सीख रहा था कि किसी के बिना भी सांस चलती है, और यह सीखना आसान नहीं होता। यह ठीक वैसे होता है जैसे किसी टूटे हुए दांत की जगह जीभ बार बार चली जाए, बार बार दर्द याद दिलाने के लिए। मैंने अपने लिए छोटे नियम बनाए। सुबह उठते ही खिड़की खोलना, कॉफी को धीरे पीना, जल्दी नहीं। काम के बाद कम से कम 20 मिनट पैदल चलना, चाहे बारिश हो। और रात में सोने से पहले एक पन्ना पढ़ना, कोई किताब, कोई कहानी, कोई कविता। ये सब मेरे अकेलेपन के लिए नहीं था, ये मेरे स्वाभिमान के लिए था। जैसे मैं खुद से कह रहा हूं, तुम्हें अब किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। कुछ महीनों बाद साइट पर एक नई आर्किटेक्ट आई, मीरा सेन। लंबी नहीं थी, पर उसके कदमों में एक साफ आत्मविश्वास था। उसने हेलमेट पहनकर भी अपने बालों को असहज नहीं होने दिया। उसकी आंखें हर चीज को नोटिस करती थी। जहां सरिया गलत रखा हो, जहां फाउंडेशन की लाइन हल्की सी टेढ़ी हो, जहां मजदूर का ग्लव्स फटा हो। वह सख्त थी, पर सख्ती में अपमान नहीं था। वह बोलती तो उसकी आवाज में आदेश नहीं, स्पष्टता होती। पहली मीटिंग में उसने मुझसे कहा, आप अक्षय हैं, आपको मेल पढ़ने की आदत है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आदत और मजबूरी दोनों। वह मुस्कुराई, अच्छा, क्योंकि मुझे रिवाइज ड्राइंग समय पर चाहिए, बहाने नहीं। मैंने सिर हिलाया। ड्राइंग समय पर मिल जाएंगी, बहाने मैं खुद से भी नहीं सुनता। उसने मेरी तरफ एक पल ज्यादा देखा, जैसे उसने मेरे वाक्य के पीछे कुछ सुना हो। फिर उसने अपना टैबलेट उठाया और काम में लग गई। मीरा के साथ काम करना आसान भी था और कठिन भी। आसान इसलिए कि वह साफ साफ बात करती थी, कठिन इसलिए कि उसकी साफगोई मेरे भीतर की पुरानी धूंत को छूती थी। वह कभी मेरी निजी जिंदगी के बारे में नहीं पूछती। लंच के वक्त भी वह अक्सर अपनी कॉफी लेकर ड्राइंग्स देखती, पर जब कभी उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे वह बिना पूछे मेरी थकान पढ़ लेती है। और उस पढ़ाई में कोई जिज्ञासा नहीं, बस एक सादा सा मानवीय स्वीकार। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। साइट पर काम रुक गया था। मजदूर टीन के शेड के नीचे बैठे थे। मैं और मीरा एक कंटेनर ऑफिस में बैठकर टाइमलाइन देख रहे थे। बाहर पानी की धारें उतर रही थी, जैसे आसमान की छत में दरार आ गई हो। मीरा ने कहा, यहां बारिश का अपना अनुशासन है। आप इंडिया से हैं ना? हाँ, मैंने कहा। मिस करते हैं? उसने पूछा बिना नाटकीयता के। मैंने थोड़ी देर सोचा। कभी कभी चीजें नहीं, लोग शायद। उसने धीरे से सिर हिलाया। लोगों को मिस करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि लोग वापस आए ये जरूरी नहीं। उस वाक्य ने मेरे भीतर एक पुराना बंद दरवाजा हल्का सा हिला दिया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने भी आगे नहीं पूछा, बस उसने अपनी कॉफी का घूंट लिया और स्क्रीन की तरफ झुक गई। उस दिन मैंने महसूस किया, दया और सहानुभूति में फर्क होता है। दया ऊपर से आती है, सहानुभूति बराबरी से। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक हल्की दोस्ती बनने लगी।
कभी काम के बाद पास के छोटे कैफे में बैठ जाना, कभी साइट से लौटते हुए एक ही बस स्टॉप तक साथ चलना। बातों में ज्यादा निजीपन नहीं आता, पर एक सहजता जरूर आ गई। मैं अपनी कहानी नहीं सुनाता था। मुझे डर था, अगर मैं अपने टूटे हुए हिस्से को शब्दों में बाहर निकाल दूंगा तो वह फिर से गीला हो जाएगा, फिर से दुखने लगेगा। पर कुछ चीजें शब्दों के बिना भी दिख जाती हैं। एक शाम जब हम कैफे में बैठे थे और बाहर बारिश की बूंदें कांच पर छोटे छोटे रास्ते बना रही थी, मीरा ने अचानक पूछा, आप शादीशुदा हैं? प्रश्न बहुत साधारण था, पर मेरे भीतर एक हल्का कंपन हुआ। मैंने कहा, था। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सॉरी। मैंने हल्का सिर हिलाया। सॉरी कहने की जरूरत नहीं, बस हुआ। मीरा ने अपनी उंगली से कप के किनारे को छुआ। कभी कभी लोग एक दूसरे की कीमत बहुत देर से समझते हैं, उसने कहा। यह वाक्य किसी सलाह की तरह नहीं था, बस एक सामान्य सत्य की तरह था, जैसे बारिश के बारे में कहा जाए कि वह गिरती है। मैंने पहली बार उसे अपनी तरफ देखा, सच में देखा। और कभी कभी मैंने कहा, समझ आने के बाद भी देर हो जाती है। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर उसने विषय बदल दिया। उसी बदलने में एक तरह का सम्मान था। उसने मेरे घाव को छेड़ा नहीं, बस उसे पहचान लिया। उसके कुछ महीनों बाद मैंने अपना नंबर बदला। ये निर्णय अचानक नहीं था, मुझे बस लगा कि मेरा पुराना नंबर मेरे पुराने जीवन का आखिरी धागा है। मैंने वह धागा भी काट दिया। एक नई सिम, नई कॉन्टैक्ट लिस्ट, नए संदेश। मैं खुद को किसी को साबित नहीं कर रहा था, मैं बस अपने लिए सुरक्षा बना रहा था, एक ऐसा घेरा जिसमें मैं फिर से सांस ले सकूं। इसी बीच भारत से कभी कभी रितेश का फोन आता। वह बातें करता, हंसाने की कोशिश करता और फिर अचानक पूछता, अदिति ने कभी संपर्क किया? मैं हमेशा एक ही जवाब देता, नहीं, और अच्छा है। लेकिन सच ये था कि संपर्क हुआ था, पुराने ईमेल पर। एक दिन ऑफिस में इनबॉक्स खोलते समय मैंने देखा एक मेल, विषय अक्षय प्लीज, भेजने वाले का नाम अदिति शर्मा। अब शायद उसने अपना नाम नहीं बदला था, या बदला भी हो तो ईमेल में वही था। मैंने मेल नहीं खोला, बस एक पल उसे देखा। दिल में कुछ उठा, गुस्सा नहीं, दुख नहीं, एक अनचाहा कंपन, जैसे पुराने घर की दीवार पर उंगली फेरने से धूल उड़ती है। मैंने मेल डिलीट नहीं किया, मैंने बस उसे आर्काइव कर दिया, फिर काम में लग गया। उस दिन रात को मैं देर तक सो नहीं पाया, पर मैंने फोन नहीं उठाया। मैंने खुद से कहा, अब यह रास्ता बंद है। फिर कुछ हफ्तों बाद एक और मेल आया, फिर एक और। शब्दों की लंबाई बढ़ती गई। कभी मुझे बात करनी है, कभी मैंने गलती की, कभी प्लीज रिप्लाई, और एक बार मुझे पता है तुम पोर्टलैंड में हो। उस लाइन ने मेरे भीतर एक ठंडी लहर पैदा की। मैंने अपनी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट से बात की, अपना ईमेल फिल्टर कराया, फिर भी कभी कभी उसके संदेश किसी तरह आ ही जाते, जैसे अदिति की जिद डिजिटल दीवारों में भी दरार ढूंढ लेती हो। मैंने मीरा को कुछ नहीं बताया। मुझे डर था कि अगर मैं अपने पुराने विवाह की छाया को इस नए रिश्ते के सामने रख दूंगा, जिसे अभी रिश्ता कहने में भी झिझक होती थी, तो यह छाया सब कुछ धुंधला कर देगी। मीरा के साथ मैं धीरे चलना चाहता था, बिना जल्दबाजी, बिना बड़े वादों के, बस एक दूसरे के साथ उपस्थित रहकर। धीरे धीरे मीरा और मेरी दोस्ती एक और रंग में ढलने लगी। ये रंग अचानक नहीं आया, ये उन छोटे पलों से बना जब वह मेरी डेस्क पर एक नोट रख जाती, मीटिंग 2 बजे, लेट मत होना। जब मैं उसके लिए गर्म कॉफी ले आता और वह बिना धन्यवाद कहे बस कप पकड़ लेती, पर उसकी आंखों में एक नरमी आ जाती। जब साइट पर किसी मजदूर को चोट लगती और हम दोनों एक साथ दौड़ पड़ते, एक ही चिंता, एक ही तत्परता। ये साझेदारी थी, और साझेदारी में धीरे धीरे भरोसा आता है। एक शाम हम नदी के पास चल रहे थे। हवा ठंडी थी, पेड़ों के पत्ते गीले थे। मीरा ने अपना हाथ जेब में रखा था और मैं अपने हाथों को जैकेट के भीतर दबाया था। हम दोनों चुप थे। चुप्पी असहज नहीं थी, बस शांत थी। अचानक मीरा ने कहा, अक्षय, आप कभी खुश महसूस करते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। प्रश्न अजीब था, पर सच था। मैंने कहा, अब हाँ, कभी कभी, और कभी कभी डर लगता है। किस बात का? उसने पूछा। कि खुशी फिर से छिन न जाए। मैंने कहा,
मेरी आवाज में एक धीमी ईमानदारी थी जिसे मैं खुद भी नहीं पहचानता था। मीरा ने चलना धीमा कर दिया। फिर उसने कहा, खुशी कोई चीज नहीं है जो किसी ने आपको देनी है या छीननी है। खुशी शायद वह जगह है जहां आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उस दिन नदी के किनारे मैंने पहली बार उसके हाथ को हल्के से छुआ। उसने हाथ खींचा नहीं, उसने बस उंगलियों को मेरे हाथ में टिकने दिया, जैसे कोई चीज लंबे समय बाद सही जगह आकर बैठ जाए। उसके बाद भी हम दोनों ने जल्दबाजी नहीं की। हम एक दूसरे के साथ रहे, धीरे। मैं अपने भीतर के डर को समय देता रहा। मीरा भी अपनी दुनिया से आती रही। उसकी अपनी कहानी थी, उसकी अपनी माँ का फोन, उसकी अपनी अकेली शामें। हम दोनों ने एक दूसरे को पूरा नहीं किया, हम दोनों ने बस एक दूसरे को देखा। और फिर एक दिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, नॉर्मल, स्थिर, अदिति सचमुच मेरे सामने आ खड़ी हुई। वह ऑफिस के बाहर थी, रिसेप्शन के पास। मैंने उसे पहली बार 3 साल बाद देखा। उसने सफेद कोट नहीं पहना था, पर उसके कंधों पर वही डॉक्टर वाली सख्ती थी। उसके चेहरे पर थकान थी, वैसी थकान जो रात की ड्यूटी से नहीं आती बल्कि भीतर की टूटन से आती है। उसने मेरे नाम वाला बैज देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में नमी थी, पर उसमें कोई मासूमियत नहीं थी, उसमें डेस्परेशन थी। अक्षय, उसने कहा, और उसका स्वर कांपा। मैं एक पल रुका, मेरे भीतर कुछ हिला, पर मैं वहीं स्थिर रहा। ये वही क्षण था जिसकी कल्पना मैंने कभी कभी रात में की थी कि अगर वह सामने आ जाए तो मैं क्या करूंगा। और हर बार मैं यही सोचकर खुद को शांत करता था, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चल दूंगा। आपको यहां आने की अनुमति किसने दी? मैंने पूछा। मेरी आवाज शांति में भी कठोर थी। उसने कहा, मैं बस बात करना चाहती थी, प्लीज 5 मिनट। रिसेप्शन की लड़की हमें देख रही थी। आसपास कुछ लोग आ जा रहे थे। ऑफिस की दीवारों पर पोस्टर्स थे, सेफ्टी, टाइमलाइन, क्वालिटी। ये जगह मेरे नए जीवन की थी। और अदिति का यहां खड़ा होना ऐसा था जैसे कोई पुरानी आग नए घर की लकड़ी सूंघने आ गई हो। ये जगह बात करने की नहीं है, मैंने कहा, आप बाहर जाएं। अक्षय, उसने कहा। उसकी आवाज में वह पुरानी हुक्मनामी नहीं थी, वहां कुछ टूट कर गिरा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की, तुमसे संपर्क, तुमने सब बंद कर दिया। हाँ, मैंने कहा, वही तो चाहिए था। उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ। मेरे भीतर गुस्सा उठा, साफ, तेज, पर नियंत्रित। अदिति, मैंने कहा, तुमने मुझे उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन तुम्हें लगा कि अब मैं जरूरी नहीं हूं। तुमने उसे प्रैक्टिकल कहा था, अब मैं भी प्रैक्टिकल हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की, उसने कहा। मुझे लगा मैं सब संभाल लूंगी, मेडिकल की ड्यूटी, लोन, सब। मुझे लगा मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन मैंने पूछा, हालांकि मुझे पता था कि लेकिन के बाद क्या आता है। थकान, अकेलापन, कर्ज और वह एहसास कि किसी ने चुपचाप कितना भार उठाया था। उसने अपना सिर झुका लिया। मैं टूट गई, उसने कहा। मैंने तुम्हें कम समझा। मुझे लगा तुम बस साथ थे, पर तुम तो मेरी रीढ़ थे, अक्षय। उस वाक्य को सुनकर मेरे भीतर कोई गर्व नहीं आया, कोई जीत नहीं, सिर्फ एक अजीब सी उदासी, क्योंकि मैं जानता था वह सच बोल रही है, पर सच अब देर से आया था। और देर से आया सच भी कभी कभी झूठ जैसा लगने लगता है। अब क्या चाहती हो? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में उम्मीद की एक मूर्ख सी चिंगारी। एक मौका, उसने कहा। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं बदल गई हूं, मैं अब समझती हूं। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसके भीतर सच में बदलाव था या सिर्फ जरूरत थी, यह तय करना कठिन था। पर मुझे एक चीज साफ दिख रही थी, मेरा दिल अब उस घर की तरफ नहीं लौटना चाहता था जिसकी दीवारों पर मेरे लिए रुकावट लिखा था। नहीं, मैंने कहा। वह जैसे सुनकर भी नहीं सुन पाई। क्या मतलब? नहीं, मतलब नहीं, मैंने दोहराया। मैं वापस नहीं आऊंगा। उसने सांस रोकी। क्यों? उसने पूछा, जैसे जवाब उसका हक हो। मैंने बहुत धीरे कहा, क्योंकि मैं अब तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं हूं जिसे तुम जब चाहो ठीक कर लो, और क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूं। उसकी आंखें फैल गईं। किसके साथ?
उसने पूछा, आवाज में अचानक एक तेज जलन। तुम किसी और के साथ हो? मैंने एक पल के लिए सोचा, क्या मैं मीरा का नाम लूं? यह अदिति की जिज्ञासा को खाना देना होगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरी जिंदगी है, तुम्हारे बिना भी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती, उसने कहा, और उसके शब्दों में वही पुरानी हट लौट आई जिसने एक दिन उसे तलाक के कागज पकड़ाए थे। मैंने तुम्हें ढूंढा है, मैं ठीक करूंगी सब। मैंने पीछे हटकर रिसेप्शन की तरफ इशारा किया। सिक्योरिटी, मैंने कहा, मैडम को बाहर छोड़ दीजिए। अदिति ने मेरी तरफ देखा, जैसे उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं उसे सार्वजनिक रूप से रोक दूंगा। उसकी आंखों में अपमान की चिंगारी आई। अक्षय, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा, मुझे शर्म उस दिन आई थी जब मैंने खुद को छोटा महसूस किया था, तुम्हारे सामने, अब नहीं। सिक्योरिटी गार्ड आया, अदिति को बाहर ले गया। वह जाते जाते बार बार पीछे देखती रही और मैं वहीं खड़ा रहा, अपनी हथेलियों को खुला रखे, जैसे मैं खुद को याद दिला रहा हूं कि मैं अब भी अपने शरीर में हूं, किसी पुराने भय के भीतर नहीं। उस दिन ऑफिस में मेरा काम नहीं हुआ। मीटिंग्स चली, मेल गए, पर मैं भीतर से थका हुआ था। शाम को मीरा का संदेश आया, आज नदी के पास चले? मैंने लिखा, आज नहीं, घर आ सकती हो? मीरा आई। उसने दरवाजा खोला तो मेरे चेहरे को देख लिया। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस जूते उतारे, अंदर आई और बिना कुछ कहे मेरे लिए पानी रखा। फिर सोफे पर बैठ गई, मेरी तरफ देखकर। उसकी चुप्पी मेरे लिए वही सहानुभूति थी, बराबरी वाली। मैंने कहा, आज मेरा अतीत वापस आया था। मीरा ने सिर हिलाया। वह कौन थी? मेरी एक्स वाइफ, मैंने कहा। पहली बार मैंने ये शब्द इतनी साफ कहा। वह बात करना चाहती है, वापस आना चाहती है। मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक शांत गंभीरता थी। और आप? उसने पूछा। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता, पर उसके आने से मुझे पुराने दिन याद आए। मीरा ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। याद आना गलत नहीं है, उसने कहा, पर लौटना आपकी पसंद है और मैं आपकी पसंद का सम्मान करूंगी। उस वाक्य में जो सम्मान था वह मेरे लिए नई दुनिया थी। अदिति के साथ मैं हमेशा किसी परीक्षा में रहता था, साबित करने की, टिके रहने की। मीरा के साथ मैं बस हो सकता था। अदिति ने अगले दिनों में फिर कोशिश की। कभी साइट के बाहर दिख गई, कभी मेरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे। मैंने हर बार उसे नजरअंदाज किया। एक शाम वह दरवाजे पर आ गई। डोरबेल बजती रही। मैं अंदर खड़ा रहा, सांस धीमी करके। मीरा मेरे साथ थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अगर आप चाहें, उसने कहा, मैं बात करूं? मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरा है। मैंने दरवाजा खोला, चेन लगे होने के साथ। अदिति सामने थी, आंखें लाल, बाल बिखरे। उसने कहा, तुम मुझे इस तरह बंद कर दोगे? मैंने कहा, हाँ। उसके चेहरे पर गुस्सा आया। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, यह कोई मैच नहीं है अदिति, और अगर तुम इसे जीत हार समझती हो तो तुम अब भी वही हो। वो हंसी, एक टूटे हुए आदमी की हंसी। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मैंने उसकी बात काट दी। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया अदिति, मैंने तुम्हारे लिए किया, और तुमने उसे हल्का समझा। अब कृपया जाओ। उसने दरवाजे की चेन पकड़ ली, जैसे वह उसे तोड़ देगी। मैं नहीं जाऊंगी, उसने कहा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं अकेली हूं। मैंने पहली बार उसे पूरी तरह साफ कहा, तुम अकेली हो क्योंकि तुमने मुझे अकेला किया था। अब अपना अकेलापन संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। उसके आंसू गिर पड़े। मैं बदल जाऊंगी, उसने कहा। मैं सब कर लूंगी, बस मुझे वापस। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। चेन खनकने की आवाज आई। उसके रोने की आवाज बाहर थोड़ी देर रही, फिर सीढ़ियों की आवाज, फिर खामोशी। उस रात मैं देर तक जागा। मीरा ने मेरे लिए चाय बनाई। उसने कहा, आपने सही किया, सीमा खींचना जरूरी है। मैंने कहा, कभी कभी सीमा खींचना भी दुख देता है। मीरा ने कहा, दुख इसलिए देता है क्योंकि आप इंसान हैं, पर सीमा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इंसान हैं। अगले दिन मैंने कानून से जुड़ी सलाह ली। मैंने एक नोटिस भिजवाया, नो कॉन्टैक्ट।
जब इसके बाद भी अदिति साइट पर आ गई तो मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए आवेदन कर दिया। ये कदम मुझे भारी लगा, जैसे मैं किसी दरवाजे पर ताला लगा रहा हूं। पर कुछ ताले सुरक्षा के लिए होते हैं, बदले के लिए नहीं। कोर्ट की तारीख आई, इस बार मेरी तरफ से। अदिति भी आई। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी उम्मीद थी, पर अब उसमें डर भी था। जज ने बातें सुनी। मेरे पास रिकॉर्ड थे, कॉल्स, ईमेल, ऑफिस के बाहर उसकी मौजूदगी, सब कुछ एकदम तथ्य की भाषा में। और तथ्य की भाषा भावनाओं को बहुत बेरहमी से छोटा कर देती है। जज ने आदेश दिया, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी हुआ। अदिति को मेरे आसपास, मेरे घर, मेरे ऑफिस, किसी भी माध्यम से संपर्क करने से रोका गया। कोर्ट के बाहर वह मेरे पास आने की कोशिश नहीं कर सकती थी। वह बस दूर खड़ी रही और उसकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या मैं इतनी गैर जरूरी हो गई? वह प्रश्न मैंने भी कभी अपने भीतर महसूस किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने उस प्रश्न को शांति से पी लिया था और उसने अब उसे गले की आग की तरह महसूस किया। उसी शाम मीरा मेरे घर आई। उसने मेरे हाथ में एक लिफाफा रखा। मैंने उसे देखा। लिफाफे का रंग हल्का क्रीम था और ऊपर सुलेख में लिखा था, अक्षय वर्मा एवं मीरा सेन, विवाह निमंत्रण। मेरे हाथ कांप गए। मीरा ने कहा, अगर आप तैयार हों, अगर आप चाहें, कोई मजबूरी नहीं। मैंने लिफाफा खोलकर भीतर का कार्ड देखा। शब्द बहुत साधारण थे, पर उनमें भविष्य की सादगी थी। कोई शोर नहीं, कोई बड़े वादे नहीं, बस एक साथ चलने का प्रस्ताव। मेरी आंखों में पानी आ गया। मीरा ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस मेरे कंधे के पास अपना सिर हल्का सा टिकाया, जैसे कह रही हो, रो लो, ये भी घर का हिस्सा है। मैंने कहा, मैं डरता हूं मीरा। मैं भी, उसने कहा, पर डर के साथ भी लोग शादी करते हैं। बस फर्क ये है कि हम डर को छुपाएंगे नहीं, हम उसे साथ रखेंगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा, मैं तैयार हूं। हमने एक छोटा सा समारोह रखा। कोई बड़ा हॉल नहीं, कोई भारी सजावट नहीं। नदी के पास एक छोटी सी जगह, कुछ दोस्त, कुछ सहकर्मी, मीरा की मां की नम आंखें, रितेश का वीडियो कॉल पर हंसता चेहरा। मैंने सफेद कुर्ता पहना। मीरा ने हल्की सी साड़ी, जिस पर बारिश की बूंदों जैसी बारीक कढ़ाई थी। हमने एक दूसरे को माला पहनाई और उस क्षण में मेरे भीतर कोई पटाखा नहीं फूटा, कोई फिल्मी संगीत नहीं बजा। बस एक गहरी सांस आई, जैसे कोई आदमी लंबे समय बाद घर लौटकर जूते उतारता है। शादी के कुछ हफ्तों बाद मुझे मेल बॉक्स में एक आखिरी लिफाफा मिला। भारत से था। अंदर एक छोटा सा कागज और एक लाइन, अदिति की लिखावट, तुम्हारी खुशियों को कभी छू ना सकूं, यही मेरी सजा है। माफी नहीं मांग रही। बस समझ आ गया। मैंने कागज को देर तक हाथ में रखा, फिर उसे किताब के पन्नों के बीच रख दिया। यह कोई स्मृति संग्रह नहीं था, यह बस एक रिमाइंडर था कि कुछ समझ बहुत देर से आती है और देर से आई समझ भी किसी की जिंदगी वापस नहीं करती। एक शाम मैं और मीरा अपने घर की बालकनी में बैठे थे। बाहर बारिश हल्की थी। मीरा के बालों से पानी की गंध आ रही थी। उसने मेरे लिए चाय रखी। मैंने कप उठाया और पहली बार मुझे लगा कि मेरे हाथों में अब चिपचिपाहट नहीं है, न रसगुल्ले की, न किसी पुराने रिश्ते की, बस गर्म कप की सादगी है। मीरा ने पूछा, आप कभी सोचते हैं कि अगर वह दिन अलग होता? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, कभी कभी। पर फिर मैं सोचता हूं, अगर वह दिन अलग होता तो शायद मैं खुद को कभी नहीं ढूंढ पाता। मैं उसके सपने का सहारा बनकर रह जाता, अपना आदमी नहीं बनता। मीरा ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया। और अब मैंने कहा, मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा बदला नहीं होता। सबसे अच्छा जवाब जीना होता है, अच्छे से, साफ तरीके से, बिना किसी को कुचले। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तो चलिए जीते हैं। बारिश की बूंदें रेलिंग पर गिरती रहीं। ट्रेन दूर कहीं से गुजरी। खिड़की के कांच ने हल्का सा कंपन लिया, फिर स्थिर हो गया। और मेरे भीतर भी, जो कभी एक रात में टूट गया था, अब धीरे धीरे स्थिरता बन गई थी। कहीं दूर किसी और शहर में अदिति अपनी ड्यूटी से लौटती होगी। शायद उसने भी अब समझ लिया होगा कि जीवन में सबसे महंगे कर्ज सिर्फ बैंक के नहीं होते। कुछ कर्ज उन लोगों के होते हैं जो बिना हिसाब लगाए हमारे साथ खड़े रहे और जिन्हें हम रुकावट कहकर छोड़ देते हैं।
मैंने मीरा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई जीत नहीं थी, कोई गर्व नहीं, बस एक शांत साथ था। और उसी शांत साथ में मैंने अपने पुराने दर्द को पहली बार सच में विदा किया, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। जैसे कोई आदमी मंदिर से लौटते समय प्रसाद चुपचाप जेब में रख लेता है, भगवान को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए कि कहीं कोई शांति होती है। उस रात सोने से पहले मैंने किताब के बीच रखा वह कागज निकाला, पढ़ा और फिर उसे एक लिफाफे में रखकर अलमारी के ऊपर रख दिया। मैंने उसे फाड़ा नहीं, क्योंकि मेरा जीवन अब फाड़ने से नहीं चलता था। मेरा जीवन अब जोड़ने से चलता था। एक नई सुबह जोड़कर, एक नई दीवार उठाकर, एक नई हंसी रखकर। मीरा ने बिस्तर पर लेटते हुए पूछा, लाइट बंद कर दूं? मैंने कहा, हाँ। अंधेरा आया, पर अब भी अंधेरा डरावना नहीं था। वह बस रात थी, और रात के बाद सुबह आती है। यह बात मैंने 3 साल में सबसे मुश्किल तरीके से सीखी थी, और यही शायद मेरी कहानी का सबसे सच्चा अंत था कि मैंने किसी को हराकर नहीं, खुद को पाकर जीत लिया।